नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज पे। हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बुक से बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आज का वीडियो में देखेंगे इस बुक में दिया हुआ बिहार संपादकीय समाचार, जो हर एक करंट अफेयर्स का डिटेल में दिया गया है। तो आप इसे अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा आने वाले एग्जाम में। सबसे पहले जानते हैं बापू टावर के बारे में। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है। कितने? 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 102 फीट है, यानी 101.87 फीट है, 102 फीट है। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G6 भी शामिल है। लेकिन कुछ समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई जो है 120 फीट बताई गई। कितनी? 120 फीट बताई गई है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई। क्या है? तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप पे क्या क्या है? तो रैंप 1 पे जो है वो गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि है। रैंप 2 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की बात है। रैंप 3 पर जो है वो गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि है। रैंप 4 पर है बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी माउंटबेटन गांधी मुलाकात है। और रैंप 5 पर जो है वो गांधी जी के एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि है। यानी 5 रैंक पे कुछ ना कुछ है। अगला है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। यह 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया था। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया? कि बिहार में जल पक्षियों को 237 प्रजातियां मिली। जल पक्षियों को, इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ग्रेटर एडजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फॉल्केटेड डक आदि पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। अब आइए बिहार में रामसर स्थल। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया। किसे? नागी और नकटी को। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए। क्या है? 3 रामसर जो है वो स्थल हो गए बिहार में। नागी वेटलैंड के बारे में आइए कुछ डिटेल जानते हैं। यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड के बारे में जानते हैं कि यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 6938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफेंट्स मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश बालगो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है? बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। अब आइए जानते हैं श्री सुशील मोदी के बारे में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। जन्म था 5 जनवरी 1952 को सुशील मोदी का। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, जो अब कुम्हरार हो गए, से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है।
वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे हैं। आपात के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया है। कितनी बार? 5 बार गिरफ्तार किया गया है। प्रकाशित पुस्तकें हैं उनके क्या बिहार भी असम बनेगा, क्या बिहार भी असम बनेगा, और एक आरक्षण। क्या है? आरक्षण। अब आइए जानते हैं पटवा टोली के बारे में। पटवा टोली बिहार के गया में स्थित पटवा टोली गांव जो है वो आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। क्या है? समनीय होंगे। अनुसूचित साधनों और अपराधों को सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित जो है वो किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उसे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख साधन बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। पहले फिल्म के शूटिंग के लिए अनुदान क्या मिलेगा ये देखिए। अनुदान काफी इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ रुपया या 25%, जो भी कम होगा। इसके साथ साथ फिल्मों के संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में करना होगा। अगर 2.5 करोड़ या 25% अगर कम चाहिए तो न्यूनतम 75% शूटिंग जो है वो राज्य में करना होगा। 75% शूटिंग दिवस राज्य में करना होगा। दूसरी फिल्म की शूटिंग में अनुदान जो मिलेगा 2.75 करोड़ रुपया या 25%, अगर न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होंगे तब। 3 करोड़ रुपया या 25%, जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो होगा वो 3.5 करोड़ रुपया या 25%, जो भी कम होगा, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होगा। 4 करोड़ रुपया या 25%, जो भी कम हो, न्यूनतम शूटिंग 75% शूटिंग दिवस राज्य में होगा। यानी आप देख सकते हैं ये तीनों कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं 2 करोड़ मिलेगा या 25% मिलेगा, जो दोनों में से कम होगा वही मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है 50% शूटिंग जो है राज्य में करना होगा। 2.5 करोड़ या 25% में जो कम होगा मिलेगा, न्यूनतम 75% शूटिंग अगर राज्य में करना होगा। 75% शूटिंग दिवस है, ध्यान रखिएगा। दूसरी फिल्म अगर बनाते हैं तो 2.75 करोड़ और 3 करोड़ के मिलेगा, सेम कंडीशन रहेगा। तीसरी फिल्म में जो है 3.5 करोड़ मिलेगा और या 4 करोड़ मिलेगा। इसमें न्यूनतम शूटिंग का जो है 75% दिवस और 50% का ये कंडीशन सेम ही है। तो ये जो तीनों है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए भी सब्सिडी दिया जाएगा। 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत के 25%, जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 25 दिवस हो। इसमें परसेंटेज नहीं है, सिर्फ 25 दिवसों की शूटिंग होना चाहिए। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत के 25%, जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होना चाहिए। अगला है ओटीटी के बारे में। 2 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस होना चाहिए। 3 करोड़ चाहिए या 25%, इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य शूट के 60 दिवस होनी चाहिए। यह है ओटीटी के लिए। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। क्या है? बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा।
स्थानीय कलाकारों को कार्य के अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक रूप से गरीब पाए गए, इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? योजना का प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 250 करोड़ रुपए व 24 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त परियोजना का 50% और तृतीय किस्त जो है परियोजना का 25% दिया जाएगा। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह जो है वो 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी 72,000 जो है से कम होनी चाहिए सालाना इनकम। अब आइए नीतीश डिवाइस के बारे में, काफी खबरों में रहा था। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण पेश किया है। नीतीश का पूरा नाम क्या है? नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? यह एक पेटेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से संचेत करता है। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करेगा। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीके से अलर्ट करेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता है। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023, राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के उद्देश्य क्या है कि बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है। वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार के 6 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों को अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। मिशन है 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यात्री और माल वाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट दी जाएगी। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा जो है वो कितना है? 1,25,000 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 1,50,000 रुपये। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। अगला है, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन जो है वो 3 साल तक देय होगा। बिहार IT सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024, बिहार सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए खाका के रूप में यह नीति तैयार की है कि अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक जो है वो लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान है कि यह IT पॉलिसी के अंतर्गत IT क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या समयावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। इसकी सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपया है, जो भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल की 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाला मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अब आइए जानते हैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के बारे में।
यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्य विशेषता क्या क्या है? यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आरोपित संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना। पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024 राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों को पालन नहीं कर रहे हैं। यह पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए, अब बाद के महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह है। बिहार नई पर्यटन नीति 2024 इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना। इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो है वो 10 करोड़ रुपये है। क्या है? 10 करोड़ रुपये है। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 25 करोड़ है। न्यूनतम जो है 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिसोर्ट, टूर ऑपरेटर व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अब आइए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने व उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अर्हता क्या क्या है भाई? तो अभी तक बिहार का स्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 से 50 वर्ष हो, इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP अथवा PVT लिमिटेड कंपनी हो, आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। वित्तीय सहायता जो मिलेगा, आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। कितने? 3 किस्त। अगला है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। इस नीति के अंतर्गत है पूंजी निवेश अनुदान, अस्थायी पूंजी निवेश का 20%, अधिकतम 25 करोड़ रुपये, ब्याज अनुदान ऋण पर 10% या वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपये। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड A वेयर हाउस, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन सुविधा। 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया। यह पेपर नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से तैयार किया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति के बारे में जानते हैं। बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं, जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार में हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया गया है।
बिहार हेड काउंट अनुपात परसेंटेज की बात करें तो 2005-06 में 78.28, 15-16 में 21.89, 19-21 में 33.76, 2022-23 में अनुमानित है 26.59। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो क्या है, ये आंकड़ा है। कितना है, यूपी से जो है 3.4 करोड़ यूपी किया था, अब भारत जो है बिहार जो है 2.25 करोड़। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा, नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/19 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष 13 से 14, 22 से 23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 22-23 तक गरीबों का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज्यादा जो है गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का स्थान आता है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई। पूर्वी चंपारण और शिवहर में जो है वो कम हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्रोत क्या है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एक तरफ हमेशा जो है वो लिखा गया कि कहाँ से ये स्रोत लिया गया है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। श्रेणी 1 में जनसंख्या 10 लाख प्लस में शहर की अगर बात, पटना रैंक 10, फाइनल रैंक 176। श्रेणी 2 में जनसंख्या 3 से 10 लाख तक में शहर गया रैंक 8, 185.5, मुजफ्फरपुर के 32 रैंक 147.4 है। श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या, पटना साहिब 40, अंतिम फाइनल 102.6 है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात करते हैं तो जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। बिहार के संदर्भ की बात करें तो बिहार देश में 15वें स्थान पर रहा। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल का 262वीं रैंक है। कितनी, 262वीं रैंक है। पटना ने 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने 95 से 6320.9 अंक हासिल किए। 6320.9 अंक हासिल किए। पटना ने 95 में से कितना, 6320। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार का पहला शहर में प्रमाणन मिला है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया। क्या है, गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ओडीएफ मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस प्रमाणन भी मिला है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6ठा स्थान हासिल किया है और 70.10 अंक हासिल किए हैं। अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन जो है वो गया का 272, बक्सर 299, खगड़िया का 434 रैंक है। एसडीजी सूचकांक 4.0 2023-24, यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया जाता है। राज्य में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। बिहार के प्रदर्शन की बात करते हैं तो बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। 2020-21 में बिहार का स्कोर जो है वो 52 था। बिहार का परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 रखा गया है। बिहार एसडीजी 1 में 39 अंकों और एसडीजी 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30 है। जीवन प्रत्याशा 69.50 वर्ष है। जन्म के समय लिंग अनुपात 908 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100% है। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26% है। एसटीजी 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है।
अब आइए देखते हैं ग्रीन बजट 2024-25। बिहार 2021 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ग्रीन बजटिंग बिहार में जो है 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आसपास आर्द्रभूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का 14.75% है। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन टन था। मृदा कार्बनिक कार्बन SOC में कार्बन की अधिकतम मात्रा है, जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन पूल का 63.1% है। राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 44.76% जो है निष्कर्षण दर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है वो क्या है हस्ताक्षर किया है। BSPCB राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पश्चिम चंपारण जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ग्रीन बजट 2024-25 के प्रावधान है कि वित्त वर्ष 24-25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन जो है 13,823.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा जो है वो 4.96% है, 4.96% था। बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन 24-25 में देखते हैं। ए पूरी तरह समर्पित 90 से 100 है। योजनाओं की संख्या ग्रीन बजट 90, कुल हरित बजट जो है करोड़ में 6514.08 है। बी बहुत उच्च महत्व 75 से 90%, 22 जो है वो योजनाओं की संख्या ग्रीन बजट, और कुल हरित बजट करोड़ में 148.77। सी उच्च महत्व का देख सकते हैं 39 से 37 59.62 है। डी मध्यम महत्व का देख सकते हैं 1987.99 है। ई कम महत्व के 5 से 25% 68 है योजनाओं की संख्या 1267.95। एफ सीमांत महत्व 5% तक 13 और 144.98 है। यानी कुल की अगर बात करें तो 281 योजनाओं की संख्या है ग्रीन बजट का, और कुल हरित बजट जो करोड़ में है वो 13,823.39 है। राज्य हरित बजट 2024-25 के निम्न रूप से बांटकर प्राथमिकता दी गई है। हरित अवसंरचना 24.65%, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 14.83, सतत भूमि उपयोग 14.03, जलवायु परिवर्तन संबंध 10.82%, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61%, वायु और जल प्रदूषण 6.01%, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण 3.81%। अब आइए देखते हैं बाल कल्याण बजट 2024-25। बिहार में 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत हुई। पिछले 10 सालों में यानी 2013-14 से 22-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च में सालाना 20.50% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतक हैं। शिशु मृत्यु दर जो है पुरुष 26, महिला 29। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में पहला से 8वां तक है 95.1 और महिला 97.4 है। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 9वां 10वां के 63.1 और ये 66.8 है। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 11वां से 12वां तक के 35.6 पुरुष में है और महिला में 36.2 है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 में 0.0 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 में 4.0 और 5.2 है। काफी अच्छा रिकॉर्ड है। प्रमुख उपलब्धियां की बात करते हैं तो बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 27 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है, जो 2015 में 12.0 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6% जो है NFHS2 1998-99 से बढ़कर 2019-20 में NFHS5 में 71.0% हो गया है, जो 59.4% अंकों की वृद्धि है। बच्चों में बौनापन 2005-06 में 55.6% से 12.7% अंक घटकर
2019-20 में 42.9% हो गया है। NFHS के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 में 43.9% से घटकर 19-20 में जो है वो 41.0% हो गई, जो 2.9% अंकों की गिरावट है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन उन्हें 190.23 लाख रहा, जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख जो है वो लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर अधिकतम आयु समूह 14 वर्ष पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में 4.76 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0 हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट में 2015-16 में 42.2% से 40.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 22-23 में 2.77% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर भी 2015-16 और 2022-23 के बीच गिरावट 40% अंकों की है। 2022-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में कम है। छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए 11 नवंबर 2022 शिक्षा दिवस को बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई थी। अक्टूबर 2022 से सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठकें PTM शुरू की गई है। बाल बजट पर एक नज़र देते हैं कि बच्चों पर कुल व्यय 20.5% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 22-23 में 47,847.6 करोड़ रुपये हो गए हैं। इन 10 वर्षों में औसतन बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 16% रहा है। इस अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1559 रुपये से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 22-23 में 9131 रुपये हो गया है। वर्ष 2022-23 में कुल राज्य बजट में बच्चों का हिस्सा 20.6% रहा। बाल बजट योजनाओं का वितरण जो 24-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 50%, राज्य योजना 11%, केंद्र परियोजित योजनाएं प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजना जो है वो 39% है। 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए 43,364.70 करोड़ रुपया है, पंचायती राज के लिए 4300.86 करोड़ रुपया है और समाज कल्याण के लिए 3176.94 करोड़ रुपया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY में बिहार का प्रदर्शन। राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के डाटाबेस के आधार पर यह चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा का उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र जो है लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, कार्यपालक सहायक, पंचायती राज विभाग एवं जीविका दीदियों के सहयोग लिया जा रहा है। अब आइए जीविका के बारे में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका में बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों को गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30 लाख से अधिक परिवार को समूहों से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1.03 लाख नए समूहों को गठन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,04 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। कोइलवर एवं गौरोल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है, इसमें 700 जीविका दीदियां कार्य कर रही है। जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित या स्वनियोजित करने का लक्ष्य है। जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 केंद्र बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। जीविका दीदियां द्वारा अब तक 3.39 करोड़ पौधारोपण किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही है।
गया जिले में जे बायर्स कंपनी की स्थापना की गई है जो इस उद्यम को संचालित कर रही है, जे बायर्स। ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने एवं करियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों में 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। अब आइए देखते हैं जल जीवन हरियाली अभियान का मिलने वाला पुरस्कार। दुबई में संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना मिला है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल परिवार पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। 20वें CSI ई-गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजनाओं की श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड से 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक और पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजनाएं। छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग 411.31 करोड़ रुपये। पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया PMCH अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग 422 करोड़ रुपए का। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य लगभग 210.13 करोड़। भागलपुर जिला अंतर्गत अगुबानी घाट सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुंच पथ का विस्तारित निर्माण कार्य लागत 209.32 करोड़ रुपया। गंडक नदी पर 70 घाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनके बारे में इनका जन्म 24 जनवरी 1924 के पितौंझिया गांव अब कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। क्या है? जन नायक के नाम से लोकप्रिय थे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 30% और उस जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। इनमें शामिल कौन कौन है? 5 लोग। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव, SS स्वामीनाथन। ये 5 नाम तो आप पूरे टिप पे रट लीजिए। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 से पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता जो है ये तीनों थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले जो है वो 49वें व्यक्ति हैं। क्या है? 49वें व्यक्ति हैं, 49वें। अगला है विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए मानदंड होना चाहिए पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्यों के बीच की गैर व्यवहार प्रकृति। नोट: उपरोक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। किसके? गॉडगिल फार्मूला पर। विशेष राज्य के क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है।
राज्य को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियाया दिया जाता है। केंद्र के सकल बजट लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान एससीसी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों को संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया है। अब आइए कृषि रोडमैप 4। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोडमैप लागू किया है। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगा। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023 को से 28 तक का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथे कृषि रोडमैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया। कितना? 12 विभागों को। चौथे कृषि रोडमैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोडमैप में दलहन, तिलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। चौथे कृषि रोडमैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मील जल संचयन क्षमता की गॉरलैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के जो है बाहर करीब 20 करोड़ पौधे जो है लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोडमैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 11-12 में चावल, वर्ष 12-13 में गेहूं, वर्ष 15-16 में मक्का मोटे अनाज, 16-17 में मक्का मोटे अनाज तथा वर्ष 17-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य की कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। कृषि रोडमैप 3 जो था वो 2017 से 23, रोडमैप 2 12 से 27, कृषि रोडमैप जो है 1 8 से 12 क्या है 8 से 12, और जो ये है रोडमैप क्या है, रोडमैप अगर जो कह सकते हैं चौथा है वो कब से कब तक का है, तो ये है 2024 से लेकर 2028 तक, क्या है 24 से 28 तक। जन सुराज अभियान, जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम में प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर जन सुराज अभियान का आगाज किया। बिहार में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए यह यात्रा अभी तक 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसारित है। इस दौरान जो है यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज अभियान का दल के रूप में गठन किया गया, जिसमें बिहार के 1 लाख से अधिक जनता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहे, जिसका आधिकारिक नाम जन सुराज पार्टी है। क्या है? जन सुराज पार्टी है। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दलित समाज के आने वाले भारत के पूर्व राजनयिक मनोज भारती मधुबनी का चयन किया गया है प्रथम अध्यक्ष के रूप में। जन सुराज दल के रूप में देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में राइट टू रिकॉल रखा है, राइट टू रिकॉल रखा है, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भ्रष्टाचार करेगा तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। क्या है? वापस बुला लिया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। क्या है? जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। प्रशांत किशोर सासाराम के कुनार गांव के रहने वाले, सासाराम के कुनार गांव के रहने वाले हैं। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और इस दौरान कैवेंडिश छात्रावास में रहते थे, कैवेंडिश छात्रावास में रहते थे। आगे चलकर यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर करीबन 10 वर्ष काम किया, यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर करीबन 10 वर्ष काम किया। वर्ष 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार रहे। यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंधन कार्य की शुरुआत की। वर्ष पहले 2012 में कैग संस्था बनाया, फिर 2015 में आईपीएससी बनाया, जिसका निर्माण चुनाव प्रबंधन के लिए किया। इसके बाद कई राजनीतिक दल के सलाहकार रहे, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के, 2015 में महागठबंधन जिसमें जदयू, आरजेडी इत्यादि दल थे, 2017 में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लिए, 2018 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में जदयू के लिए, वाईएसआरसीपी के जगमोहन रेड्डी के लिए, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए,
पंजाब में शिवसेना के लिए 2020 में और 2021 में बंगाल में टीएमसी और डीएमके के लिए और डीएमके के लिए तमिलनाडु में इत्यादि में काम किए। बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय। वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपए तथा हल्की चोट आने पर 24,000 रुपए के मुआवजा दिया जाएगा। पशु द्वारा फसल क्षति पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। अब घोड़परास द्वारा फसल क्षति पर भी मुआवजा दिया जाएगा। घोड़परास जंगली सुअर को मारने की समय सीमा में 5 साल की वृद्धि की गई है। मुखिया ग्राम सभा में 50 घोड़परास तक मारने के फैसला ले सकते हैं। 50 घोड़परास तक मारने के फैसले ले सकते हैं। गुड़ प्रोत्साहन नीति 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया। विशेषता क्या क्या है? तो राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमियों को योजना को लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% अनुदान भी दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में बिहार का प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा संस्थान का प्रदर्शन जो है वो ओवरऑल में IIT पटना 73वीं, एम्स जो है 99, इंजीनियरिंग में IIT पटना 34वां, NIT पटना जो है वो 55वां। प्रबंधन की बात करते हैं तो IIM बोधगया 33वां। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर 33वां। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT पटना 27वां। लॉ की बात करते हैं तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 31वां। मेडिकल में एम्स पटना जो है वो 26वां। एग्रीकल्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर में जो है वो कितना 36वां आया गया, 36वां। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत BB दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला का डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया। कौन थे? BB दोषी। क्या है? ध्यान रखिएगा, BB दोषी। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला है। कितना? 455 एकड़ में। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया राजगीर में। क्या है? राजगीर में। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। कुलाधिपति जो हैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं। अंतरिम कुलाधिपति जो हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित PT परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत जो है वो प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है, जो ये प्रोत्साहन राशि 1 लाख दिए जाएंगे। भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा में संघ लोक सेवा आयोग की नई दिल्ली से 75,000 रुपया। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ये है तो 75,000। संयुक्त रक्षा सेवा CDS, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में अगर आयोजित करता है तो 50,000 रुपया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, नौसेना अकादमी के प्रथम चरण लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह आयोजित किया जाएगा तो 50,000 दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बिहार लोक सेवा आयोग अगर करता है तो 50,000। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधित राज्य को राज्य लोक सेवा आयोग अगर करता है तो 50,000 दिया जाएगा। RBI ग्रेड B अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, SBI के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, LIC में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होते हैं और आयोजित ये सब करता है तो 30,000 रुपया मिलेगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली के द्वारा तो 30,000 रुपया। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर संबंधित रेलवे बोर्ड कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, चर्चा में रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऊर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जो फायदे हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 3% की विशेष छूट,
यदि उपभोक्ता के खाते में 2,000 रुपये से अधिक की राशि लगातार रहता है तो ब्याज मिलता है। खाते में 3 महीने तक रखने पर बैंक दर से ब्याज दिया जाता है। 3 से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.25% दर से ब्याज दिया जाता है। 6 माह से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.50% की दर से ब्याज दिया जाता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सम्मान मीटर की दर एक जैसी है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग का काम करता है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर जो है वो नेट मीटरिंग का काम करता है। घर बैठे सुविधा ऐप से सुविधाओं को लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप पर दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती रहती है। राशि शून्य होने पर उपभोक्ता को SMS या कॉल के जरिए जानकारी दी जाती है। और ये था बिहार करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ बिहार संपादकीय समाचार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संपादकीय समाचार था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।